अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक ख़ुसूसी वीडियो के साथ। जब भी कभी मार्स प्लैनेट या मरकरी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हुआ या अच्छी पोजीशन पर आया, मैंने हमेशा ही आपकी खिदमत में स्पेशल वीडियो बनाई। बट जिस प्लैनेट का आज मुझे मौका मिला है आपकी खिदमत में तफसील बयान करने का, उसकी आपको भी बहुत ज़रूरत है कि वो एक ऐसा प्लैनेट है जिसका असर आपकी ज़िंदगी पर, जिस हाउस में वो अब जाएगा या जिस एंगल पर वो आपके प्लैनेट में आपके ऑर्बिटल एंगल पर जाएगा, उसका असर कम से कम 2.5 साल तक रहेगा। और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है इन माय 17 ईयर एस्ट्रोलॉजिकल कैरियर के उसका इम्पैक्ट विजिबल होता है, बोल्ड होता है। आप उसे अपनी ह्यूमन एबिलिटी से रिपेल नहीं कर पाएंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी आर्टिफिशियल फ्यूल की। मैं ज़िक्र कर रहा था सैटर्न का। सैटर्न आखिरी दफ़ा उसने अपना हाउस बदला था, यानी कि वो अपना एंगल तब्दील किया था 2017 में अगस्त में। एंड वहाँ से वो 2.5 साल चलते चलते अब वो 2020 में 21 मार्च को एक न्यू एंगल पर जाएगा। एंड यू नो व्हेन द प्लैनेट ऑन न्यू एंगल, सो उसका बिहेवियर पिछले बिहेवियर से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। जिस हाउस में ये इस वक्त प्लैनेट जाने वाला है, उस हाउस में ये बहुत प्रोडक्टिव होगा, द हाउस ऑफ एक्वेरियस। एक्वेरियस हाउस में जाते ही ये कई तरह की खुशियाँ प्रोड्यूस करेगा। इसकी सब टेक्निकल अब जो फॉर्मेशंस हैं वो मैं बयान करूँगा प्रोफेशनल अंदाज से। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनके लिए भी ये रहनुमाई होगी, क्योंकि मैं सिर्फ किताबी बातें नहीं करता। मैंने हमेशा कोशिश की, जो जितना भी फीडबैक मेरे पास मेरे एक्सपीरियंस से मुयस्सर आए, लोगों के मिलने जुलने से, लोगों की राय लेने से, पूरी दुनिया के जो एस्ट्रोलॉजिकल फोरम्स हैं उन पर से जो कुछ मैंने सीखा, जो मैंने अपने पेशेंट्स पर देखा, वो मैं आपकी खिदमत में बयान करूँ। वीडियो हो सकता है आम दौरानिए से थोड़ी लंबी हो, लेकिन ये तफसील बयान करना ज़रूरी है। पहले ये समझ लेते हैं कि सैटर्न प्रोड्यूस क्या करता है, एंड उस प्रोडक्शन का तकरीबन कोई 4 प्लैनेट्स हैं उन पर मनफी असर पड़ेगा, और बाकी सब जो रिमेनिंग 8 स्टार्स हैं उन पर उसका असर पॉजिटिव होगा। वो 4 कौन से हैं वो भी तफसील बयान करूँगा, और वैसे भी सैटर्न हमारे लिए लाइफ में किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वो भी बयान करता हूँ। पहले एक छोटी सी तफसील कि सैटर्न इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ साढ़सत्ती। जब भी ये 12th हाउस में जाता है, जिस स्टार के लिए भी ये 12th हाउस में जाएगा, उसके लिए ये साढ़सत्ती पैदा कर देगा। एंड साढ़सत्ती इज़ अ फेज़ ऑफ 7.5 ईयर्स। सम टाइम ये सिर्फ 2.5 साल की ख़राबी पैदा करता है, एंड सम टाइम लगातार 3 हाउस में, 12वें घर में, पहले घर में और दूसरे घर में 2.5 साल के 3 फेज़ गुजारता है, और वो तीनों ही मनफी होते हैं। और उस कंप्लीट फ़ेज़ को हम साढ़सत्ती या 7.5 साल का एक फ़ेज़ कहते हैं। सो ये एक स्टार के लिए ये इस दफ़ा साढ़सत्ती की वजह भी बनेगा, और बाकियों के लिए ये बेनिफिक हो गया है, वो भी मैं तफसील बयान करूँगा। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के लिए तो उनकी साढ़सत्ती टूटेगी भी, सजिटेरियस की साढ़सत्ती भी टूटेगी, वो भी तफसील बयान करता हूँ। सैटर्न इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे नज़्म व ज़ब्त को यही स्टार, यही प्लैनेट सपोर्ट करता है। हमारे तमाम तरह के मामलाते ज़िंदगी में जो हम डिसीजंस लेते हैं, अच्छे और बुरे की तमीज़ करके, इस प्लैनेट से ऐसा फ्यूल मिलता है जिससे हम लोग सीधा रास्ता, साफ़ रास्ता इख्तियार करते हैं। सो ये इसका वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है जिसकी वजह से आप अपने अंदर से ख़राबियों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नहूसत ज़ोहल मशहूर है, जिसके लिए ये नेगेटिव होगा, सो इसे नहूसत अकबर भी कहते हैं। इसकी वजह से मोस्टली चीज़ें डिले हो जाती हैं। मुख्तलिफ जिस हाउस में भी होगा, जैसे फर्स्ट हाउस में है, अगर वो नेगेटिव है, इस वक्त तो जिस फर्स्ट हाउस में एक्वेरियस में है वहाँ नेगेटिव नहीं है, बट लेट्स से पाइसेस के जब फर्स्ट हाउस में आएगा तो वहाँ पर उनकी शख्सियत का रोब ख़त्म होगा। सेकंड हाउस में आएगा तो माल आएगा कम, जाएगा तेज़ी से।
और इसी तरह दीगर शोबों में भी जहाँ जहाँ ये नेगेटिव हो, 6th हाउस में नेगेटिव हो तो लिटिगेशन एंड फिजिकल क्राइसिस पैदा करता है, 8th हाउस में हो तो लॉसेस, थ्रेट्स, गम, एंग्जाइटी, एंड इसी तरह 12th हाउस में हो तो ह्यूमन नेचर में ये नेगेटिव थिंकिंग प्रोड्यूस करता है, लेकिन 12th हाउस में ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी चला जाता है। सो इसका एक पहलू हुआ कि ये डिले करता है, इसका दूसरा पहलू हुआ कि ये रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता है, इसका तीसरा पहलू ये हुआ कि ये फिज़िकल हेल्थ या ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को डल करता है। एंड एक्सपेंडिचर इसका सब नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके अलावा इसका जो ज़्यादातर नोटिस किया गया है फ़िज़िकल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट, वो हड्डियों पर, स्पेशली बैकबोन पर, फिर गर्दन से ऊपर के तमाम अज़ा जिसमें थरोट आता है, जिसमें लिसनिंग एबिलिटी, क़ुव्वत बसारत, वोकल एबिलिटीज़, थिंकिंग एबिलिटीज़, हेयर्स एंड टीथ वगैरह, ये गर्दन से ऊपर जितने अज़ा हैं इन सब पर ये अगर कोई बंदा इस एरिया में सेंसिटिव होगा तो सैटर्न उस पर मनफी असर डालेगा। एंड सम टाइम स्टमक इश्यूज़, सो ये इस तरह की कुछ इशू पैदा करता है। एंड इसका लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पैक्ट हमारे कैरियर सेक्टर पर होता है। व्हेन वी आर अनएबल टू परफॉर्म एक्यूरेट साइकोलॉजिकली, स्टेमिना हमारा कम होता है थिंकिंग का, या फ़िक्रें हमारी बढ़ती हैं, सो वी आर नॉट टू अफेक्टिव इन द लाइफ, इन द लीडरशिप सेक्टर, इन डिसीजन मेकिंग सेक्टर, इन ब्रेवरी सेक्टर, वहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हमें कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है और ये आपसे हार्ड वर्क डिमांड भी करने लग जाता है। अब मुफ्त में चीज़ें या आराम से या सिल्की वे में आती हुई चीज़ें रुकने लगती। तो ये इसका एक ऐसा इम्पैक्ट है जिसके 3 शोबों की एविडेंस मैंने पिछले 17 साल में कई 100 लोगों की लाइफ को रीड करके आपके सामने रखे। उन 3 इम्पैक्ट्स में रिलेशनशिप, फिज़िकल हेल्थ एंड कैरियर सेक्टर तो मस्ट है। बाकी आगे फिर इसकी वजह से जो दीगर नेगेटिविटी आ जाती है, व्हेन यू आर नॉन परफॉर्मर इन कैरियर, तो उसकी वजह से जो आपका लाइफस्टाइल डल होता है वो एक अलग डैमेज है, या आपके रिलेशनशिप में क्राइसिस आते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट या फर्माबरदारी में जो कमी आती है वो एक अलग क्राइसिस है। एंड फिर सेहत की कमज़ोरी की वजह से जो आप लाइफ में उतना ताकतवर नहीं रहते वो भी एक सब इम्पैक्ट है। ये बात भी आपको जहन में रखनी होगी कि सैटर्न जितने ज़्यादा आपके इख्तियारात होंगे उतनी ही बड़ी भला प्रोड्यूस करेगा। अगर आप एक जर्नल से आदमी हैं, वो ये पुराना कुलिया है, ये सिर्फ सैटर्न की वजह से नहीं, पुराना के कुलिया है कि जितने ज़्यादा इख्तियारात, बला या मुसीबत भी उतनी बड़ी आएगी। अगर किसी के पास करोड़ों रुपया है, उसको 2-4 रुपए का नुकसान तंग किया नहीं करता, और अगर किसी के पास कुछ 100 ही रुपए हैं और वो भी ख़राब हो गए तो उसके लिए तो वो कुछ 100 रुपए का ही जो नुकसान है वो बड़ा होगा। सो हर स्टार जो अभी मैं बयान करूँगा, हर स्टार जिस भी तरह के इख्तियार रखता है, अगर वो उधर खुद कफ़ील है, उसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, वो एक्सपीरियंस्ड है, उसके पास कंट्रोल है अपना पूरा, उसके पास हर चीज़ टिप्स पर है, उसे फिर सैटर्न कुछ नहीं कहेगा, चाहे उसके लिए सिवियरली नेगेटिव हो, क्योंकि उसके पास उसका काउंटर एलिमेंट है। उसने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को समझ कर, संभाल कर चला रहा है। लेकिन अगर कोई भी स्टार जिसके यहाँ सैटर्न मनफी हो जाए, साढ़सत्ती पैदा करे या ढैया पैदा करे, अगर वो सेंसिटिव है किसी एक सेक्टर में भी, कैरियर में सेंसिटिव है, उसकी नौकरी बहुत पक्की नहीं है, उसके अभी सराउंडिंग के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं, या उसकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ बहुत इस्टेब्लिश नहीं है, या उसका एज फैक्टर किसी वीकनेस का शिकार है, या अदरवाइज़ उसको रिलेशनशिप में अभी वो इस्तेहकाम हासिल नहीं जो सोल मेट लेवल्स को मिलता है, तो फिर सैटर्न उसे जल्दी घेर लेगा। और अगर वो इस्टेब्लिश है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज से हैंडल कर लेता है, चाहे ख़िज़ां हो, चाहे बहार हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, फिर उसको कोई ज़्यादा थ्रेट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसे एहतियाती तदबीर से गुजरना चाहिए। कुछ एहतियाती तदबीर में ब्लैक कलर के बारे में भी ज़रूर ज़िक्र करूँगा। ब्लैक कलर इज़ अ लकी कलर ऑफ सैटर्न, बट इन माई ऑब्जर्वेशन, ये किताबी बात नहीं है, दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन, कि जब भी ब्लैक कलर सैटर्न पॉजिटिव हो तब पहनना चाहिए, ताकि उसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक कलर से अट्रैक्ट हो। बट व्हेन द सैटर्न इज़ माइनस, मनफी, प्रॉब्लमेटिक,
तो आपको ब्लैक कलर मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव रेडिएशंस आपकी तरफ ब्लैक कलर से ज़्यादा भेजना शुरू कर देगा, और जिसकी वजह से आप ज़्यादा ग्लूमी होंगे, उदास, आइसोलेटेड होंगे, डीप थिंकर होंगे, और थिंकिंग लामुतनाही होगी, इन्फिनिट थिंक तरफ चला जाएगा। आप वहाँ पर वापस नहीं आ पाएंगे। सो वो सम टाइम वो फ़िक्र एंग्जाइटी में बदलेगी, सम टाइम वो फ़िक्र एक गम में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर डिसीजन नहीं हो पाएगा, ऑल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। तो ब्लैक कलर से रिलेटेड। एंड द सोल्यूशन या ओवरऑल सोल्यूशन वो है ब्लू सफ़ायर। ब्लू सफ़ायर हैव द कैपेसिटी कि वो सैटर्न जैसे नेगेटिव या नहुसत अकबर वाले प्लैनेट को रिपेल कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, या उसकी जो डैमेजेस हैं उन्हें कंप्लीटली फिनिश कर सकता है। सो ये ओवरऑल रेमेडी है। किसी को ये ब्लू सफ़ायर रास आएगा, सभी के 12 के 12 प्लैनेट्स को तो नहीं हम ब्लू सफ़ायर प्रिस्क्राइब कर सकते, लेकिन जिनको ब्लू सफ़ायर रास है वो ये बहरहाल पहन सकते। एंड द लास्ट रेमेडी ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, मैंने अपने कैरियर में स्कॉर्पियोज़ की 60 देखी है, सेजिटेरियस की तो अभी 21 तारीख को ख़त्म होगी, वो तो अभी देख ही रहा हूँ, कैप्रिकॉनियन का ढैया देखा है, एक्वेरियस का ढैया देखा है, एंड नाउ पाइसेस जो हैं, सॉरी टू से पाइसेस, बट मेरा मकसद आपकी दिल आज़ारी नहीं है, मेरा मकसद आपको उस ख़तरा से आगाह करना है जो आने वाले कुछ टाइम में आपको फेस करना पड़ेंगे। उसकी तफसील वैसे जो अभी मैं वीकली वीडियो भी बनाऊंगा, वो वीकली वीडियो आपको जो मैं रात को शाम 7 बजे मिल जाएगी। अभी हम सैटर्न पे बात कर रहे हैं, उधर तफसील थोड़ी ज़्यादा बयान करूंगा, अभी इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न पर ही बात हो रही है। सो इस पोजीशन पे अभी मैंने एक ब्रीफ सी बात करी है, जर्नल सी, लेकिन ज़ाहिर बात है हर इंसान को कई तरह के क्वेश्चंस होंगे सैटर्न से रिलेटेड, और ये बात भी तय है कि सैटर्न शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में से प्लैनेट नहीं है जो 20-22 दिन ट्रबल देगा और फिर निकल जाएगा, या महीना भर ट्रबल देगा फिर निकल, 2.5 साल, मतलब ये एक ऐसी ट्रबल है कि जिसका तसलसल आपकी आदतों पर, आपकी शोहरत पर, आपकी फितरत पर, आपकी शख्सियत पर, आपके मामलात पर, आपकी सोचने समझने की सलाहियत पर वाज़े नज़र आने लग जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। रफ्ता रफ्ता लोग आपके बारे में राय कायम करेंगे, और वो राय सैटर्न के फेज़ में, इफ़ द सैटर्न इज़ नेगेटिव, वो राय आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। लोग आपके बारे में कुछ अच्छा ख्याल नहीं करेंगे। शोहरतमंद स्टार्स अगर वो डैमेजिंग हालत में हैं सैटर्न की वजह से, तो उनकी शोहरत का ग्राफ नीचे आएगा। इस्टेब्लिश बिजनेसमैन अगर वो नेगेटिव सैटर्न लेकर आ रहे हैं, तो उनका बिज़नेस ड्रॉप होने या उन्हें स्ट्रगल इन्हेंस होने की चांस बढ़ जाएंगे। एंड इसी तरह हेल्थ सेक्टर का, रिलेशनशिप का, ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉक बिजनेस और इवेंट मैनेजमेंट, ये सब कारोबार ऐसे कारोबार हैं जो सैटर्न की नेगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम में जा सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, इवेंट मैनेजमेंट, या ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें बहुत सारे काम किए जाते हों और उनको कोई एक आदमी लीड करता हो, और वो जो आदमी लीड करता हो अगर उसका सैटर्न नेगेटिव है या वो 60 में है, तो प्रॉब्लम में जाएगा। अब आखिरी बात, सैटर्न पार्टनरशिप के कारोबार को थोड़ा ट्रबल देगा, सैटर्न रिलेशनशिप को, स्पेशली लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस को, फिर लाइफ पार्टनरशिप सक्सेसेस, मतलब अगर डिसीजन हो गए हैं तो उनके दरमियान फ्रैंकनेस थोड़ी कम होने के चांस है। अगर उनके लव लेवल 100% पर है तो 40% कम होकर गुजारा हो जाएगा, बट अगर है ही 40% पर लव लाइफ, तो फिर उसमें से भी 40% माइनस हो गया, तो फिर क्या होगा। एंड आखिरी चीज़, डील्स डिले होने से परेशान मत होइएगा, ये ऐसा होना पॉसिबल है, और उस पॉसिबिलिटी को मिनिमम करने के लिए आपको एफ़र्ट्स, ग्राउंड एफ़र्ट्स इन्हेंस कर देने चाहिए। दूसरों की बातों में जल्द आ जाने की टेंडेंसी भी आपकी बढ़ जाएगी, उस फैक्टर को भी आपको टैकल करना होगा। मुनाफे में कमी, दिस इज़ अ पॉसिबल थिंग। प्रॉपर्टी सेक्टर बेचकर बाहर निकलने के चांसेस, या फिर प्रॉपर्टी से उकताहट और किनारे लगाने की कोशिश करना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अलग हो जाना, दिस इज़ ऑल पॉसिबल इन सैटर्न फेज़। एंड ये चीज़ें जो अभी मैंने बयान करी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मुनाफे से कमी या राह फ़रार अख्तियार करना है, ऐसा
पाइसेस वालों के साथ ज़्यादा होगा, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा ट्रबल जो है वो इस वक्त पाइसेस को है, क्योंकि उनकी साढ़ सत्ती अभी शुरू होने वाली है। तफसील ये है कि साढ़ सत्ती शुरू तो हो जाएगी 22 मार्च को, लेकिन शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त उनका सेट जुपिटर 11th हाउस में उन्हें बहरहाल कुछ सपोर्ट कर रहा है। प्लानिटरी पोजीशन के अतबार से जो प्लानट जो स्टार्स ऑन स्टेक हैं थोड़ा ज़्यादा ट्रबल में हैं, थोड़ा क्या कह सकते हैं, ज़रा डेंजर जोन में है, उनका जिक्र पहले कर दूं। पाइसेस की तो साढ़ सकती है, सो उनको तो कम्प्लीटली 12वां घर, पहला घर एंड दूसरे घर में ट्रबल होगी। कैंसेरियन के ये 8th हाउस में जाएगा, सो 8th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ फिज़िकल डैमेजेस, हाउस ऑफ रिलेशनशिप ट्रबल्स, हाउस ऑफ लाइबिलिटीज़ एंड हाउस ऑफ नेगेटिव फेम, तोहमत का लगना, कानूनी पेचीदगी पैदा होना। सो कैंसेरियन आर आल्सो ऑन स्टेक, आल्सो इन डेंजर जोन, और 2.5 साल तक रहेंगे। एंड कैंसेरियन आर सो सेंसिटिव, उनको अपनी सेंसिटिविटी को रिकवर करने के लिए मेरी तरफ से उनको स्पेशल रेमेडी है कि गो विद रूबी। ब्लू सफ़ायर उनके लिए काफ़ी नहीं होगा, बट रूबी की फ़ाइन क्वालिटी यूज़ करें। दूसरे जो लोग ऑन स्टेक हैं वो हैं वर्गोज़। 6th हाउस में उनके जुपिटर चला जाएगा, एंड 6th हाउस में जुपिटर कानूनी पेचीदगियाँ, हुकूमत के साथ ताल्लुकात की ख़राबी, बॉसेस के साथ ताल्लुकात की ख़राबी, दिल की जो सेहत है उसमें कुछ कमज़ोरी, या अदरवाइज़ ऑर्गन परफॉर्मेंसेस का डल होना, दैट इज़ पॉसिबल। सैटर्न छठे, 8वें और 12वें घर में काफ़ी नेगेटिव होता है। 5वें घर में भी वो नेगेटिव है, लेकिन 5वें घर की नेगेटिविटी साइकोलॉजिकल होती है, ग्राउंड पर मटेरियल डैमेज कम देती है। बट छठे घर की ख़राबी मटेरियल डैमेजेस भी देती है और नॉन मटेरियल डैमेजेस भी देती है। इसी तरह 8वें घर की ख़राबी भी ट्रबल देती है। 10वें घर में भी वो कमज़ोर है, लेकिन वो कैरियर से रिलेटेड होता है, उन चीज़ों को हम लोग थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। बट सिवियरली ऑन स्टेक, जिनको हम ढैया लगना कहते हैं, 2.5 ईयर इन ट्रबल, वो कैंसेरियन के साथ हैं, वो वर्गोस के साथ हैं एंड पाइसिस के साथ हैं। अब जो 3 सितारे खुशकिस्मत हैं वो बयान करता हूँ। सैजिटेरियस अपनी पूरी 7.5 साल की नेगेटिविटी 2012 से शुरू होने वाली 2020 में ख़त्म होगी, और 21 मार्च को उसका आखिरी दिन होगा। एंड सैजिटेरियस आर क्लीन विद द सपोर्ट ऑफ जुपिटर, वो उनके लिए आइडियली परफॉर्म करेगा। सैटर्न 3rd हाउस में चला जाएगा, साढ़ सत्ती 22 मार्च को टूट जाएगी, एंड जुपिटर उनके 2nd हाउस में है। 12.5 साल बाद जुपिटर का 2nd हाउस में आइडियली लक सपोर्ट आपको मुयस्सर होगा। सो यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। तफसील आपकी वीडियो में, वीकली वीडियो में भी थोड़ी बयान करूँगा। कैप्रिकॉनियंस के लिए सैटर्न, ये उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए 2nd हाउस में चला गया। रूल्स के मुताबिक 2nd हाउस में अगर सैटर्न हो तो साढ़ सत्ती सस्टेन करती है, बट वो आपके लिए 2nd हाउस में बेनिफिक है, मुफीद रहेगा। कितने भी एस्ट्रोलॉजर आपको कहें कि आपकी साढ़ सत्ती अभी चल रही है, तो लफ्ज़ साढ़ सत्ती आता रहेगा, क्योंकि रूल्स के मुताबिक सैटर्न 2nd हाउस में साढ़ सत्ती देता है, बट नेगेटिव नहीं होगा आपके लिए। दैट इज़ माय एक्सपीरियंस। आपको मुझ पर बिलीव करना चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं। आप इन्वेस्टमेंट्स, आप लोहे के काम में, एग्रीकल्चर में, ज़मीनी किसी भी तरह के मामलात में आप खुल के इन्वेस्ट करिए, लॉसेस नहीं होंगे। बट सेंसिटिव कैप्रिकॉनियंस जिनके असेंडेंट पर जब वो पैदा हुए तब अगर सैटर्न कहीं वीक था, तो फिर उनको 2nd हाउस में सैटर्न जाने से ट्रबल होगी। लेकिन ऐसे कैप्रिकॉनियंस जो स्टैब्लिश सैटर्न के साथ पैदा हुए, पैदाइश के वक़्त सैटर्न बहुत अच्छी पोजीशन पर था, उनको कोई ट्रबल नहीं होगी, वो रिलैक्स रहें और वो ग्रो करेंगे। बल्कि उनके लिए ये 2.5 साल मनी मेकिंग के होंगे, हाई लग्जरीज़ के होंगे, और ना सिर्फ हाई लग्जरीज़ बट मिशंस ऑफ लाइफ को भी फुलफ़िल कर पाएंगे, और कुछ एसेट्स भी विरसा अगली नस्ल के लिए क्रिएट कर पाएंगे। सो अब ये किन लोगों के लिए सैटर्न पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पर्सनल चार्ट से ही पता चल सकता है, आपके टाइम, आपकी डेट, आपके प्लेस ऑफ बर्थ से। अदरवाइज़ हम लोग ओवरऑल इसके बारे में कोई राय नहीं दे सकते कि किस बंदे का सैटर्न अच्छा है पैदाइश के वक्त, किसका बुरा है, जब तक कि उसका बर्थ चार्ट हमारे सामने ना हो। उसके लिए जो कैप्रिकॉनियन कुछ सेंसिटिविटी फील कर रहे हैं लाइफ में, कैरियर में, रिलेशंस में या हेल्थ में, वो चेक करा लें कि उनका सैटर्न वक्त पैदाइश के वक्त नेटल चार्ट में कहाँ था।
एंड इसी तरह एक्वेरियस जो कि रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 67 में ही हैं, बट सैटर्न उनके फर्स्ट हाउस में जब 21-22 मार्च की दरमियानी रात को दाखिल होगा तो उनके लिए भी बेनिफिक हो जाएगा, उनके लिए भी मुफीद हो जाएगा, उनको कोई इशू नहीं होगा। उनके वो 2.5 साल दौर जब सैटर्न उनके 12th हाउस में था और उसकी वजह से उन्हें कैरियर इश्यूज़ रहे, लैक ऑफ प्रॉफिट का सामना करना पड़ा, प्रमोशंस रुकी, फिज़िकल हेल्थ की वीकनेसेस आई, साइकोलॉजिकल उलझन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा, हाउस वाइफ्स को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा। बट नाउ आफ्टर 21st of March दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि एक्वेरियस इज़ इन गुड फॉर्म फॉर 2.5 year एटलीस्ट। एंड इसमें भी वो कदगन रहेगी कि ऐसे एक्वेरियस ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे जिनकी पैदाइश के वक़्त सैटर्न उनके इसी हाउस में, फर्स्ट हाउस में ही था, वो बहुत फ़ायदा उठाएंगे, बहुत फ्लरिश करेंगे। और अब वो आपके पहले घर में था कि नहीं था, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ से ही चेक किया जा सकता है। अगर आपको एस्ट्रोजेम से चेक करवाना हो तो नंबर नीचे चल रहे हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। मैं पहले ही अक्सर वीडियोज़ में बयान कर देता हूँ, लोग हमसे रब्ता करते हैं और फिर वो सवालात करते हैं, तो हम लोग उन्हें पहले ही बता दें कि वहाँ वो पेड फोरम्स हैं, आपको वहाँ पे करना होगा तो आपको अपनी इंडिविजुअल सर्विसेज मिल जाएंगी। एंड लास्ट में क्योंकि पाइसेस के लिए अब ये 67 का फेज़ है, तो पाइसेस को तमाम ही वो एहतियातें, तमाम ही वो थ्योरीज़ मुसलसल रीड करना चाहिए जो 67 से रिलेटेड मार्केट में या ऑब्जर्वेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर से मौजूद हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले सही अंदाज से ले सकें, अपने रिलेशंस को सही चला सकें, अपनी हेल्थ को सही चला सकें। रेमेडीज़ के तौर पर ब्लू सफ़ायर मैंने ओवरऑल बोला है, पाइसेस ब्लू सफ़ायर बहरहाल पहन सकते हैं, लेकिन अगर उनके यहाँ सैटर्न किसी अच्छी फॉर्म में है तो वो एक्वामेरीन, टर्मलीन या रूबी भी पहन सकते हैं। बट अगर बहुत नेगेटिव फॉर्म में है तो फिर उन्हें ब्लू सफ़ायर की तरफ ही जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा पाइसेस है जिसका असेंडेंट वक्त पैदाइश के वक्त फ़र्स्ट हाउस में कैंसेरियन था, या अगर कोई ऐसा पाइसेस है जिसके वक्त पैदाइश के वक्त फ़र्स्ट हाउस में मरकरी था यानी कि वर्गो था, तो फिर उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। वो भी चेक किया जा सकेगा आफ्टर योर पर्सनल चार्ट, और उससे अंदाज़ा हो जाएगा। ये कुछ ओवरव्यू था जो मैंने जर्नली बयान किया दोस्तों सभी स्टार्स वालों के लिए। लेकिन ज़ाहिर बात है ये एक इतना वसी टॉपिक है कि इस पर अगर मैं बोलना शुरू करूं तो अभी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे आपसे शेयर करने हैं, जिन एक्सपीरियंसेस को अगर आप जानें तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ट्रबल्स एंड डैमेजेस से बच सकते हैं। बट यहाँ पर मैं सभी के लिए वो बयान नहीं कर सकता हूँ। तो जिन लोगों को सैटर्न से रिलेटेड मज़ीद तिश्नगी रह गई है वो अपनी अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। होपफुली आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिला होगा, लेकिन अभी इसकी इंडिविजुअल हर स्टार पर इसके असरात कहाँ कहाँ हैं वो मैं अभी जो वीकली वीडियो दूंगा, जो मैं रात को, ये वीडियो तो आपको रनिंग वीक में किसी भी दिन मिल जाएगी, बट जो हमारा वीकली डे है जो मैं रात को 7 बजे, उसमें वो तफसील मिलेगी। एक छोटा सा जिक्र करके फिर बात को ख़त्म करते हैं। एरीज़ के लिए ये 11th हाउस में है, दैट इज़ सो प्रोडक्टिव। टॉरस के लिए ये 10th हाउस में है, दैट इज़ नॉट वेरी गुड। जेमिनाइज़ के लिए 9th हाउस में है, यहाँ पर भी ये बहुत अच्छा है। कैंसेरियन के लिए 8th हाउस में है, एंड यू नो ये ढैया है आपके लिए, एंड दिस इज़ अ ट्रबल सीज़न। ल्यूज़ के लिए ये 7th हाउस में है, यहाँ पर ये बहुत अच्छा है। वर्गोज़ के लिए ये 6th हाउस में है, एंड अगेन ये ढैया है, और वर्गोज़ के लिए इट इज़ नॉट गुड। एंड लिब्राज के लिए ये 5th हाउस में है, दैट इज़ नॉट टू गुड, बट लिब्रा जितने स्किल्ड हैं वो मैनेज कर जाएंगे। स्कॉर्पियोज़ के लिए ये 4th हाउस में है, दैट इज़ गुड। 4th हाउस में इसके रिज़ल्ट्स कुछ अच्छे रहते हैं। सैजिटेरियस के लिए 3rd हाउस में चला जाएगा, यहाँ तो बहुत अच्छा है। कैप्रिकॉनियन के लिए 2nd हाउस में है, सो मैंने कह दिया कि 2nd हाउस में कैप्रिकॉनियन के लिए ये खाना माल में है, और कैप्रिकॉनियन के लिए बहुत बेनिफिक है, मुफीद है। एक्वेरियस के 1st हाउस में ये वहाँ भी बहुत मुफीद है। एक्वेरियस को 67 नहीं लगेगी, आगे 5 साल जब भी ये 67 के फेज़ में भी होगा तब भी ट्रबल नहीं देगा। एंड पाइसेस के लिए ये 12th हाउस में है, सो ओनली द बिग नेगेटिव न्यूज़ फॉर पाइसेस। एंड पाइसेस मेल स्पेशली फीमेल साइड पर इसके असरात कम रहेंगे,
एंड फीमेल स्किल्स में स्पिरिचुअल टेंडेंसी एंड उनके लगन, उनकी कंसंट्रेशन की वजह से इसका इम्पैक्ट उनकी ज़ात पर बहुत कम आएगा। सो दैट्स ऑल। होपफुली इसमें काफ़ी सारे सवालों के आपके जवाब हो गए होंगे। फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो कमेंट्स में उसका ज़िक्र ज़रूर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ तफसील से आपके खिदमत में उसके बारे में कुछ राय दे सकूँ। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर फिर मौका मिला तो इसके ऊपर फिर एक तफसीली वीडियो बनाएंगे। अभी तक मेरे जहन में जो चीज़ें आ रही थी, जो मैंने पिछले कुछ दिनों से होमवर्क कर रखा था, वो आपकी खिदमत में पेश कर दिया। यहाँ मेरी बातें ख़त्म। अब मेरी दरख्वास्त जो हमेशा की तरह आपके सामने रहती है, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये काविशें, अगर मेरे ये स्ट्रगल आपको टाइम समझाने के लिए, कैलेंडर समझाने के लिए, बिहेवियर ऑफ टाइम से आगाह करने के लिए ये कोशिशें आपको पसंद आ रही हैं, तो जब आप अपने लिए सूरह शम्स पढ़ें, जब आप अपने लिए सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ें, जब आप अपने लिए सूरह नजम रात में पढ़ रहे हो, तो उस वक़्त हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं दोस्तों न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया की बल्कि आखिरत की भी सबसे कीमती चीज़ है, सबसे कीमती सरमाया है। आपकी मोहब्बतों की वजह से चैनल को जो सब्सक्रिप्शंस मिल रही हैं, चैनल को जो अप्रिसिएशंस मिल रही हैं, वो भी हमारे लिए एक बड़ी इज़्ज़त अफजाई है। सो अपनी मोहब्बत का इजहार सब्सक्रिप्शन करके ज़रूर कर दीजिएगा, उससे हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। वीकली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।